पार्ट वन स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लेक्चर 9 डाटा डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ्स। ये अभी तक हमारा टॉपिक चल रहा है। मैंने पिछले जो लेक्चर्स गुजरे हैं जब से डाटा डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ्स का टॉपिक चल रहा है, कोशिश ये की है कि जो हर टॉपिक है उसको बाइट साइज में कन्वर्ट करके आप लोग को रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि इकट्ठा अगर मैं आप लोग को समझाता तो मुश्किल हो जानी थी। मैंने इसलिए हर टॉपिक को डिवाइड कर दिया और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ्स को आपस में जब आप लोग ये कंप्लीट करेंगे आप लोग को सारी चीज़ें डॉट्स जो हैं वो कनेक्टेड नज़र आएंगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पहले भी की है, आप लोगों को उसका आइडिया हो चुका है। क्यूमुलेटिव का आप लोगों को नहीं पता, लेकिन बेसिकली हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो है जो क्लासेस हम बना देते हैं ना, या डाटा ग्रुपिंग कर देते हैं, उस पे उसके ऊपर पढ़ेंगे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह क्लासेस और ग्रुप को इफ़ेक्ट करती है और किस तरह हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, कुछ डाटा सेट्स हैं उसको हम देखते हैं, और इस तरह के नाम होते हैं स्टेटिस्टिक्स में: रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, स्टैंडर्ड डिविएशन। इस तरह के नाम जो होते हैं काफ़ी मुश्किल होते हैं सुनने में, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। उनका जो मकसद होता है पीछे, उनका टॉपिक का जो डेफिनेशन होती है बड़ी सिंपल सी होती है। बस नाम इनके डिफरेंट हैं और डिफ़िकल्ट हैं स्टेटिस्टिक्स में, लेकिन टॉपिक्स बहुत इजी हैं। मैथ भी इतना कोई इसमें हार्ड कोड लेवल का नहीं है, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। एडिशन एडिशन टाइप का ही मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक टाइप का। तो देखते हैं कुछ डाटा सेट्स की एग्जांपल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, कि ये क्या चीज़ें हैं क्लासेस और ग्रुप जो हम डाटा बनाते हैं उसके लिए। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कि दी परसेंटेज ऑफ डाटा सेट दैट फॉल्स इन अ क्लास। कहने का उसका मतलब ये है आसान लफ्ज़ों में कि कोई भी डाटा सेट हो, अगर कोई क्लास है तो उसमें जितना भी प्रपोर्शन बनता है ना एक क्लास में, या कितना भी हिस्सा आता है एक क्लास में, तो उसकी परसेंटेज को हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसका फार्मूला इधर लिखा हुआ है कि क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ क्या है वो तो आप लोगों को प्रॉब्लम में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। क्लास फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी के लिए उसने लिखा है, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि आगे प्रॉब्लम में किस तरह हमने सॉल्व करना है। बेसिकली मैंने प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर दी हुई है, क्योंकि आप लोगों को मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले ही करा दी हुई है। तो यहाँ पे लिखा है एज व्हेन पीपल बाय अ कार, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज था ना वो ये है, ठीक है। ये उसका आंसर है 31, ठीक है। 31 उसका आंसर है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 31। यहाँ पे अगर फार्मूले के हिसाब से देखें तो 31 टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मैं इधर लिख लेता हूँ 31। और अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 के पास, ठीक है। तो ये मेरी बन जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। इसी तरह ही आप लोगों ने आगे उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करना है। अब यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे डेसिमल में वैल्यूज़ क्यों नहीं लिखी, फ्रैक्शन में क्यों लिखी हैं। बेसिकली मैंने इसलिए किया है कि जो वैल्यूज़ होती हैं ना डेसिमल में, उससे मेरे से एरर हो सकता है लिखने में, क्योंकि मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्लियर रखना चाहता हूँ, आप लोग को समझ आ जाए। आप कैलकुलेटर में प्लग इन करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अच्छा, तो पहली हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है 2 डिवाइड बाय 31, ठीक है। अगली निकलती है 7 डिवाइडेड बाय 31, इसी तरह सो ऑन चलती रहती है। लेकिन एक चीज़ मज़ेदार आप लोगों को बता दूं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में, कि जब मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम करता हूँ ना तो वो 1 आता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और कॉलम है परसेंटेज के नाम से। ये परसेंटेज क्या है? परसेंटेज असल में ये है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैंने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो मेरे पास परसेंटेज आ गई। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट या डेसिमल वैल्यूज़ थी तो समझने में मुश्किल होती है, इसलिए हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ ताकि हमें परसेंटेज में आंसर आए। तो जब हम इसका भी सम करते हैं ना, ठीक है, अगर इसका भी सम करते हैं तो हमारे पास 100% आता है। अब आप लोग को समझ आ गई होगी कि 1 और 100% कितना सिंपल है। 1 तब आता है जब हम डेसिमल की वैल्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, 100 तब आता है जब हम परसेंटेज को डिस्कस कर देते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग को समझ आ गई होगी, कि इधर एक दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि द परसेंटेज ऑफ डाटा दैट फॉल्स इन अ क्लास। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर लिया, अब आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। तो स्टेटमेंट ये कहती है कि द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर अ क्लास एंड ऑल प्रीवियस क्लासेस। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इस लोग आप लोगों को समझ आने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इतना ज़्यादा टॉपिक यूज़ नहीं होता स्टेटिस्टिक्स में, आप लोग को शायद ही टेस्ट में आए, लेकिन आप लोग को फिर भी आना चाहिए कि एमसीक्यूज बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहली जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। तो उसने कहा है कि सम ऑफ क्लास एंड ऑल प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। अपनी भी उसने ऐड करना है और अगली क्लास को भी ऐड करना है और पिछली को भी ऐड करना है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इससे पहले कोई क्लास नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 आएगी। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसने कहा था कि फर्स्ट और अपनी, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 20। तो इसकी क्यूमुलेटिव क्या आई 20। अब 20 को मैंने ऐड कर देना 15 के साथ, ठीक है। तो मेरे पास क्यूमुलेटिव पीछे 20 है और मैंने उसमें ऐड कर दिया 15, तो मेरे पास क्या आ गया 35 यहाँ पे, ठीक है 35। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 35 और 35 है मेरे पास। अब मैंने उसमें ऐड करना है 12, ठीक है। 12 ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 47, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी, ठीक है। अब मेरे पास 47 है तो उसमें मैं 9 की इंक्रीमेंटेशन करता हूँ, तो मेरे पास आता है 56। तो यहाँ पे मेरे पास सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई। उसने कहा था एज व्हेन पीपल व्हेन गेटिंग फर्स्ट जॉब, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे पाँच क्लासेस हैं, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, पहली क्लास की 12 है, दूसरी की 8 है, थर्ड की 15 है, फोर्थ की 12 है और फिफ्थ की 9 है। उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सिंपल एडिशन करते जाना है कि पहली क्लास की आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी लिखनी है, क्योंकि उससे पीछे कोई क्लास हमारे पास है ही नहीं है, ना फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जो एज इट इज़ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो मैंने पिछली फ्रीक्वेंसी थी उसको मैंने इसमें ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मैंने क्या किया, मेरे पास इसकी आ गई तो मैंने इसमें इसको ऐड किया और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख ली, ठीक है। इसी तरह ही मैंने किया और मैंने अब क्या किया कि इसके साथ ऐड करके इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख ली और फिर मैंने इसके साथ ऐड करके इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख ली। इतना कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कभी आ जाता कभी नहीं आता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसका मतलब यही होता है कि इंक्रीमेंट करना या एडिशन करना, पिछली वैल्यूज़ को ऐड करके उसके साथ सम कर देना, ये इसका मतलब है। तो आई होप आप लोगों को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की समझ आ गई होगी। अब हम चलेंगे अगले वीडियो में हिस्टोग्राम की तरफ, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर उसके बाद हमारा जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ्स का टॉपिक है शायद ख़त्म हो जाए, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अगली वीडियो में हम हिस्टोग्राम को डिस्कस करेंगे।